हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एडिटोरियल का स्टेबलाइजिंग टाइज विद नेपाल इन अनसर्टेन टाइम्स। ये जो टॉपिक एडिटोरियल का है वो GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन से कवर करेगा, रिलेट कर पाएंगे आप। नेपाल में जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है वहाँ पर जो लोगों ने प्रेफरेंस दी है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पावर को नहीं दी है, बल्कि एक नए जो लीडर है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट को चलाने के लिए। हिमालयन कंट्री जो डेमोक्रेसी के साइड शिफ्ट हो रहा है उसमें नेपाल को देखा जा रहा है। पहले नेपाल हिंदू मोनार्की था, अब वो हल्के हल्के करके सेक्युलर रिपब्लिक हो रहा है और उसके बाद वो टूवर्ड शिफ्ट हो रहा है डेमोक्रेसी के। इस मेजर एकम्प्लिशमेंट को, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, इसको हम एक उसकी तरह देख सकते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं। पॉजिटिव में देखेंगे तो वहाँ की जो मॉइस्ट मूवमेंट थे, नक्सलवादी मूवमेंट जो थे, तो वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के साइड चले गए और जो गुरिल्ला थे वो मिल गए नेपाल आर्मी से और इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और एक इमर्जेंस ऑफ एक फेडरल स्ट्रक्चर भी आया। ठीक है। और नेगेटिव साइड में देख रहे हैं तो वहाँ पे हंग पार्लियामेंट हुई, और कहीं पे भी हंग पार्लियामेंट होती है किसी भी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेसी में, तो वहाँ से इनस्टेबिलिटी होती है और इस इनस्टेबिलिटी की वजह से गवर्नमेंट जो होती है वो चेंज होती है। तो इससे ये एक मेजर चैलेंज होता है किसी भी कंट्री के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन के लेवल पे भी देखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसी तरह से इंडिया और नेपाल के लिए भी ये एक चैलेंज होगा, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसके बाद अगर देखें इस आर्टिकल में बात की गई इंडिया चाइना पे जो क्वेश्चन है, तो उसमें ये जो डेवलपमेंट है इंडिया का, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी किस तरह से ले सकता है इंडिया नेपाल में जो जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो इनस्टेबिलिटी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, या कुछ कभी वो एंटी इंडिया हो जाती है और प्रो चाइना हो जाती है, कभी वाइस वर्सा इसके उल्टे हो जाती है। लेकिन अगर इंडिया का एक स्टैंड देखें चाइना के लिए, तो वो हमेशा एक अनबायस्ड रहा है। वहाँ की इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, वहाँ के कम्युनिकेशन लिंक में, पीपल से पीपल, लोगों से लोगों का जो कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है, या वहाँ पर इंडिया का एक बहुत अच्छा रोल रहा है कि वहाँ की जो हाइड्रो पावर, जो कि नेपाल के पास एक अच्छा पोटेंशियल है लेकिन नेपाल उसको यूज़ नहीं कर रहा है, इंडिया उसमें उसकी हेल्प कर रहा है। और इंडिया और नेपाल का बहुत पुराना लिंकेज है, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, कल्चरल, रिलीजन, इकोनॉमी, और इसको अगर हम लेते हुए चले आगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इंडिया और नेपाल के रिलेशन को। अभी जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचानंद, और जो पहले ओली रहे हैं, ये वेटरन लीडर्स हैं, इन्होंने काफ़ी श्रूड जजमेंट्स दिए हैं और इनके जो इंटरेस्ट हैं वो लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के इंटरेस्ट हैं, आगे तक का ये सोच रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? एक न्यू गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अडॉप्ट करे, पॉलिसी ले किसकी? इक्वी प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई भी स्टेट या ऐसी क्वालिटी जो अपने आसपास के लोगों को देखकर की जाती है, अपने नियर स्टेट। अगर कंट्री लेवल पे देखें तो नियर कंट्री, जैसे नेपाल के आसपास चाइना है और इंडिया है, तो उसके हिसाब से ये अपने जो भी बनाते हैं पॉलिसीज़, उस चीज़ को कंसीडर करके। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी है या नहीं है, जैसे कि इंडिया प्रो चाइना, कभी नेपाल प्रो चाइना हो जाता है, कभी प्रो इंडिया या एंटी इंडिया हो जाता है, तो आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी बहुत कम मायने रखती है अगर कोई पॉलिटिशियन सर्च कर रहा है पावर के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट को हम उसमें देख सकते हैं। इजराइल एक बहुत बड़ा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इंडिया जो कि अभी कभी प्रो इंडिया या एंटी इंडिया नेपाल जो हो जाता है, तो इसको हम नेगेटिवली नहीं देखें, बल्कि इसको हम एक, अगर सॉल्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो उसको कैसे मैनेज करना, हम उस तरह से देखेंगे। मिस्टर ओली और प्रचानंद, ओली जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे और प्रचानंद अभी प्राइम मिनिस्टर हैं,
इन्होंने इनके स्टेटमेंट को भी हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि कई जगहों पे इन्होंने बहुत बेतुके ऑपोजिशन किया है इंडिया का। वहीं पे कहीं ओली जो हैं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी को अपोज कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? जो रेटिफिकेशन हुआ था अभी रिसेंट में महाकाली ट्रीटी का, वो मना कर रहे हैं उस ट्रीटी को रेटिफाई करने के लिए। तो दोनों तरह के डिसीजंस रहे हैं, पॉजिटिव भी इंडिया के लिए और इंडिया के लिए नेगेटिव भी। और अगर वहाँ के नेपाल की अगर गवर्नमेंट जो है, वहाँ पे लोगों का जो इंटेंशन है, नेपाल के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ की पब्लिक ओपिनियन जो है, वो चाइना के इंटेंशन को लेके काफ़ी अलर्ट मोड पर है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना जो है उसको, नेपाल की जो सिटीजन है उनको डेट ट्रैप पे लेके जा सकता है, उनको कर्जदार बना सकता है उनकी। और अगर कैपेसिटी जो चाइना की है वो इंडिया से अभी कम है, और चाइना की अभी इमेज और टार्निश्ड हुई है, ख़राब हुई है। कोविड-19 जो सुनामी आई है, जहाँ लाखों लाखों लोग मर रहे हैं हर रोज़, तो उससे भी उसकी इमेज ख़राब हुई है। और इस जो गैप को इंडिया एक पॉजिटिवली यूज़ करके आगे बढ़ सकता है और अपने रिलेशन को और अच्छा कर सकता है। उसके बाद पास्ट में जो इंडिया नेपाल के 1950 के जो ट्रीटी रही है पीस एंड फ्रेंडशिप की, या जो हमारे बॉर्डर इश्यूज़ हैं इंडिया और नेपाल के, उसको हमें एक घाव की तरह छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको एक ओपन और ट्रांसपेरेंट मैनर में बैठकर रिजॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए इस इशू को। और दूसरी बात, इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है, वो हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जो हमारे रिलेशन रहे, उस तरह से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आज दोनों कंट्री फ्री है, ओपन बॉर्डर है, हमारी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और नेपाल काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, चेंज हो गया, और इंडिया आज एक ग्लोबल प्लेयर है ग्लोबल स्टेज पर। तो ये जो भी चैलेंजेस हैं उसको एक नए तरीके से देखना चाहिए, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी एक्सप्लोर वो करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो आज का एडिटोरियल का इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा का यूँ कंक्लूजन पार्ट होता है, जो लास्ट पोर्शन होता है, तो अभी कोविड-19 क्राइसिस अभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया और नेपाल के रिलेशन को। क्योंकि अभी ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो 1930s में आया था, जिसमें हज़ारों लोग भूखे मर रहे थे, लाखों लोग इनफैक्ट, उसी तरह से अभी देखा जाए तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग 2020 टू 2021 में सिर्फ एक साल में बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। और इसमें इंडिया और चाइना का जो पोजीशन, इंडिया और नेपाल का जो पोजीशन है, काफ़ी यूनिक रहा है, अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया और नेपाल का रिलेशन जो है काफ़ी गहरा है, और इसकी और ब्रेथ एंड डेप्थ, दोनों जो टाइज है दोनों रिलेशन की, दोनों कंट्रीज़ की, काफ़ी अच्छी है। और इसको हम इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए भी रीथिंक कर सकते हैं, और ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी, लोगों का इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, और इसको एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे की इकॉनमी को एक्सपेंड करने, बढ़ाने, और अपने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोऑपरेशन में। लेकिन इससे इस दोनों कंट्रियों को एक म्यूचुअल एडवांटेज होगा, दोनों कंट्रियों को फ़ायदा होगा। नेपाल में वहाँ की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, बायलैटरल हमारे और नेपाल के रिलेशन के लिए, वहाँ पे सब रीजनल या रीजनल कोऑपरेशन के लिए, या कन्वेंशनल सिक्योरिटी या एनर्जी कोऑपरेशन में हम उस पोटेंशियल को, और वहाँ की जो नेपाल की पोटेंशियल है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक मिसिंग, फिर हम देखते हैं हमारे जो बायलैटरल टाइज़ हैं इंडिया नेपाल के, उसमें एक मिसिंग फैक्टर है म्यूचुअल एम्पैथी का। क्या है वो? इंडिया हो या नेपाल हो, दोनों कंट्री में के जो पॉलिटिशियन हैं, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या सिविल सोसाइटी है, वो एक दूसरे के लिए ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं हो पा रही है, जो कि नेगेटिव है। हमें एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव होना चाहिए, ये अर्जेंट नेसेसिटी है दोनों कंट्री के लिए, और सस्टेनेबल फ्रेंडली टाइज होना अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एक इसका लास्ट है एडिटोरियल का कंक्लूड मैं कर रही हूँ इससे, कि इंडिया और चाइना को अपने एक बैलेंस और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अपने पास से एक अंडरस्टैंडिंग, एक सीख लेनी चाहिए, और अपने प्रेजेंट की जो ट्रेंड है उससे अवेयर होते हुए अपने फ्यूचर के रोड मैप को बनाना है, अपने टाइज को अपग्रेड करना है।
तो बस यही है आज का editorial. With this, I am concluding my editorial analysis. Thank you for watching my editorial analysis. Thank you for watching my